हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का प्रवेश कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों को आज जानकर बहुत खुशी होगी कि आप सभी के लिए प्रवेश कोचिंग ने एक नई पहल की शुरुआत की है और इस पहल की शुरुआत हम आज से ही कर रहे हैं और यह पहल जो है लगभग 5 दिनों तक जो है आप सभी विद्यार्थियों के लिए चलेगी। और इस पहल के तहत हम लोग आज से मैथमेटिक्स का अध्ययन करेंगे और स्पेशली हम लोग एक तरह से मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। उन विद्यार्थियों के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है जो विद्यार्थी 23 व 24 जुलाई को रीट की परीक्षा देने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रवेश कोचिंग ने आप सभी विद्यार्थियों के मार्ग में एक सपोर्ट करने के लिए आप इतना ज़्यादा मेहनत कर चुके हैं, है कि नहीं। आपने रीट 2022 के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि प्रवेश कोचिंग भी जो है आप सभी विद्यार्थियों की मेहनत में थोड़ा सा और ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए, ठीक है, आपको और ज़्यादा जो है क्लियरिटी लाने के लिए अगर कुछ कर सकती है तो अपने तरफ से मैं करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वजह से प्रवेश कोचिंग ने आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज से इस पहल की शुरुआत कर रही है। हम लोग लगातार 5 दिन स्टूडेंट्स आप सभी के साथ रहेंगे और मैं ये श्योर कर पाऊंगा स्टूडेंट्स आप सभी विद्यार्थियों के लिए कि मैं आपको रीट परीक्षा में जो भी मैथमेटिक्स आते हैं, ठीक है, जो भी मैथमेटिक्स आते हैं उन मैथमेटिक्स का इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करा दूं ताकि अगर आप परीक्षा में बैठें तो आप अपने आप को सहज फील कर पाएँ। ओके स्टूडेंट्स, तो आज से स्टार्ट करते हैं और मैं ये मानकर चलूँगा स्टूडेंट्स कि आपने चूँकि प्रवेश कोचिंग ने कोई इस तरह का रीट 2022 के लिए कोई भी एक तरह से कोर्स नहीं चलाया है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स 5 डेज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। 5 डेज़ में हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे और प्रैक्टिस के दौरान स्टूडेंट्स अगर किसी भी तरह का कोई बेसिक पॉइंट आता है तो मैं देने का प्रयास करूंगा और आपके पॉइंट को और क्लियर करने का मैं प्रयास करूंगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स हम आज से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको पहले ही बताया था कि प्रवेश कोचिंग आज से आप सभी विद्यार्थियों के लिए इस पहल की शुरुआत करने जा रही है, लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं आज थोड़ी सी तबीयत डाउन होने की वजह से मैं आपके समक्ष जो है दिन में कोई वीडियो नहीं भेज पाया। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप सभी विद्यार्थियों से, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था, ठीक है, इस वजह से मैं आज जब तक आपके लिए एक वीडियो भेज नहीं देता तब तक जो है मुझे चैन नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, इस वजह से मैंने सोचा है कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक वीडियो तो ज़रूर जाना चाहिए और ये वीडियो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है कि जो भी इसमें क्वेश्चंस कराए जाएंगे ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर होंगे स्टूडेंट्स। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं ये जो भी आपके सामने लाया गया है, ठीक है, ये रीट 2011 का पेपर है, ठीक है ना, ये प्रीवियस ईयर पेपर है, रीट 2011 का है, ठीक है। ये रीट 2022 के लिए हम लोग तैयारी करेंगे। ओके, और स्टूडेंट्स ये जो है आपका लेवल 1 का रहेगा, ठीक है ना, ये लेवल 1 के लिए इसमें तैयारी हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स आप 5 दिन हमारे साथ काम करके देखिए। हम 5 दिन में भरपूर प्रयास करेंगे कि मैथमेटिक्स से जो भी क्वेश्चंस होंगे, अब मैं पूरा सब्जेक्ट तो नहीं करा सकता स्टूडेंट्स, लेकिन अभी प्रवेश कोचिंग की तरफ से आप लोग की तैयारी में जो भी मदद हो सकती है हम लोग करने के लिए तैयार हैं और हम लोग 5 दिन जो है पूरी शिद्दत के साथ आपके साथ कार्य करेंगे ताकि आपका परीक्षा बहुत अच्छा हो पाए और आप अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर पाएँ। ओके, चलिए स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं 1 करोड़ बराबर है। ओके, 1 करोड़ बराबर है, ऑप्शन ए 100 लाख के, ऑप्शन बी 1000 लाख के, ऑप्शन सी 10 लाख के, ऑप्शन डी 100,000 के। ओके स्टूडेंट्स, तो आप जानते हो 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं। 1 करोड़ में आप जानते हो 100 लाख होते हैं, है कि नहीं। 100 लाख मिलाकर आपका क्या बनता है, 100 लाख मिलाकर आपका 1 करोड़ बनता है कि नहीं। उसी तरह से 100,000 मिलाकर आपका क्या बनता है, 1 लाख बनता है, ठीक है स्टूडेंट। तो 100 लाख मिलाकर कितने होंगे, 1 करोड़ होगा। ओके स्टूडेंट, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके स्टूडेंट, चलिए अब ये हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन। संख्या 5,09,04,988 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होता है।
ओके स्टूडेंट्स, फिर से एक बार पढ़िए। संख्या 5,09,04,988 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होता है। आइए स्टूडेंट्स इधर, जैसा कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट, जो भी कहीं भी थोड़ा बहुत बेसिक देना होगा, प्रवेश कोचिंग पूरा प्रयास करेगा कि आप सभी विद्यार्थियों के पॉइंट्स को और बेहतर कर पाए। और मैं पूरा प्रयास करूंगा स्टूडेंट, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस में आपको और ज़्यादा इंप्रूव कर पाए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो देखिए स्टूडेंट्स, आप जानते हो ये होता है इकाई, ठीक है, फिर आपका ये होता है दहाई, ठीक, फिर आपका क्या होता है सैकड़ा, ठीक है, सैकड़ा, फिर आपका क्या होता है हजार, है ना, फिर आपका क्या होता है 10,000, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक और डब्बा बना रहा हूँ। 10,000 के बाद ये क्या होगा लाख, है ना, लाख, ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं आपके लिए 2 डब्बा और बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये होगा आपका 10 लाख और फिर आपका ये हो जाएगा 1 करोड़ के आसपास, मतलब करोड़, ठीक है, करोड़, और इधर आपका स्टूडेंट्स क्या बनेगा 10 करोड़, ठीक है, ऐसा ही बनता है स्टूडेंट्स। अब आप देखिए इसमें क्या बोला है 5 करोड़, तो ये बताइए 5 करोड़ 10 करोड़ से छोटा ही है ना, तो क्या इस डब्बे को लेंगे क्या स्टूडेंट्स, नहीं, इस डब्बे को लेंगे क्या स्टूडेंट्स, नहीं। यानी पहली बात तो आपके माइंड में आना चाहिए कि अगर 5 करोड़ है तो कितने डब्बे बनेंगे, यानी कितने अंक होंगे। तो आप देखिए स्टूडेंट्स कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी जब भी करोड़ की बात है तो करोड़ में कितने अंक होते हैं स्टूडेंट्स, तो करोड़ में 8 अंक होते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको माइंड में होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से नहीं रहेगा ना तो बच्चे भर नहीं पाएंगे सही से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 8 करोड़, सॉरी 8 करोड़ नहीं 5 करोड़ दिया है ना। अब देखिए तो करोड़ में कितने डब्बे आएंगे, 8 डब्बे आएंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, इसको इरेज करता हूँ आपके सामने, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत एक बार बस पकड़ लीजिए, आपको कभी भी लिखने में तो कोई दिक्कत आएगा ही नहीं स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या बोला गया 5 करोड़, तो 5 करोड़ तो किस डिब्बे में होगा, इस डिब्बे में होगा। अब देखिए 9 लाख, तो लाख का स्थान कौन है, ये है, लाख का स्थान कौन है, ये है, तो ये हो जाएगा 9 लाख। क्लियर है स्टूडेंट्स, मैं ज़्यादा डिब्बे तो नहीं बना दिए स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 10 लाख तक जाएगा। और ये तो देखिए कहाँ गया 9 लाख बोला है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स सॉरी यहाँ पे वही मैं कह रहा हूँ ना, तो 8 डब्बे हैं इसमें, तो देखिए 5 करोड़ 9 लाख, तो 10 लाख वाला स्थान क्या होगा स्टूडेंट्स, खाली होगा कि नहीं, 10 वाला स्थान खाली होगा। तो खाली होने का मतलब ये थोड़े नहीं कि वहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्या होगा स्टूडेंट्स, वहाँ पे जिसकी बात नहीं किया रहे 10 लाख की बात किया है क्या स्टूडेंट्स, 10 लाख की तो बात ही नहीं किया है, तो 10 लाख की बात नहीं किया है तो वहाँ पे लगा देंगे 0, ठीक। अब किसकी बात किया है 9 लाख, तो लाख का स्थान कौन है स्टूडेंट्स, ये लाख का स्थान कौन सा है, ये, ठीक है। अब देखिए बोला है 4,000, 4,000 बोला है, 10,000 कहीं आया क्या, 4,000 10,000 से छोटा है ना, यानी फिर 10,000 की बात नहीं किया है, ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये भी 0। अब फिर बोला 4,000, तो ये 1000 वाला स्थान भर गया, है ना। अब देखिए 988, तो सैकड़ा का स्थान 100 मतलब सैकड़ा, तो ये 9 और 88 को तो आप जानते हो, ये 8 और ये 8, तो ये इकाई हुआ, ये दहाई हुआ। एंड इस प्रकार जो अंक हुआ स्टूडेंट्स, आप देखिए क्या हुआ 50904988 हुआ, देखिए। और ये देखिए आप ऑप्शन में 5050904988, तो इस प्रकार आपका आंसर कौन सा हो गया स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है स्टूडेंट्स, यानी देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये डब्बों वाले आपको जानकारी है ना, इकाई के स्थान पर, मतलब इकाई जो है पहले स्थान पर, दहाई दूसरे स्थान पर, फिर सैकड़ा जो है तीसरे स्थान पर, फिर हजार जो है चौथे स्थान पर, 10,000 पाँचवें पर, फिर इस तरह से अगर आपको आगे की चीज़ें याद हैं तो आपको भरने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अदरवाइज जो मैंने देखा हुआ है ऐसे ही जगहों पे, ठीक है ना, स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्या है स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखिए। शून्य में क्या लिखा है स्टूडेंट्स, शून्य में 60 का भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल क्रमशः होगा। एक बार स्टूडेंट्स मैं आपके लिए दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे।
अगर आपको चीज़ें नहीं पता है, इस वजह से मैं स्टूडेंट्स आपके लिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इसे, ठीक है। और आपको सीखना भी है। अब आप इस लेवल पे आई थिंक आ चुके हो कि अब आप कर भी सकते हो स्टूडेंट्स, है कि नहीं। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, देखो यहाँ जिससे आप भाग देते हो तो उसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, भाजक। यानी जिससे आप भाग दोगे वो भाजक, जिसमें आप दोगे वो होता है भाज्य। जिससे भाग देते हो वो भाजक, जिसमें देते हो वो है भाज्य। और यहाँ पे जो आता है वो होता है आपका स्टूडेंट्स भागफल। वो क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका भागफल। और यहाँ पे जो आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आपका आता है वो आता है शेषफल। यहाँ क्या आता है स्टूडेंट्स, आपका शेषफल। अब देखिए क्या बोला है, शून्य में 60 का भाग दें। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है, और चूंकि आप जानते भी हो इस चीज को, ठीक है, किसी भी नंबर से शून्य में भाग देने पर क्या आता है, किसी भी नंबर से शून्य में भाग चला जाएगा कि नहीं, पहले तो यही बताइए। किसी भी नंबर से शून्य में भाग चला जाता है तो भाग जाता है, ठीक है। तो क्या आता है स्टूडेंट्स, क्या आता है स्टूडेंट्स, भागफल क्या आता है, शून्य आता है। किसी भी नंबर से शून्य में भाग देने पर भागफल शून्य, और रिमाइंडर भी क्या आएगा, शून्य आएगा, है कि नहीं। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, भाजक यहाँ पे क्या हो गया, भाज्य पहले क्या होगा, भाज्य आपका शून्य होगा, क्योंकि आपने शून्य में ही तो भाग दिया। किससे भाग दिया, 60 से भाग दिया, है कि नहीं। भागफल क्या है स्टूडेंट, शून्य है कि नहीं। शेषफल क्या है स्टूडेंट, शून्य है। क्या क्या पूछा है, देखिए क्या पूछा है, भाज्य भाजक। तो पहले भाज्य क्या है, 60। तो पहले देखिए कहाँ कहाँ 60 है, तो इन दोनों को तो यहीं पे कट करिए, क्योंकि 60 पहले चाहिए ना। तो यहाँ पे 60 है, यहाँ पर भी 60 है। अब 60 के बाद किसी क्या होना चाहिए, भाजक। तो भाजक भाज्य पूछा था ना, सॉरी स्टूडेंट, सॉरी, इसमें भाज्य बोला था ना, तो भाज्य तो ये है ना। इन दोनों को कट करेंगे, इन दोनों को नहीं कट करेंगे, सॉरी स्टूडेंट्स। एक बार फिर से देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, और ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो देखिए भाज्य यहाँ पे बोला है, यही ध्यान देना है, क्योंकि क्रम अगर गड़बड़ हुआ ना, आपका प्रश्न ही गड़बड़ हो जाएगा। देखो मैंने ध्यान नहीं दिया और गड़बड़ कर दिया, है ना। तो इसी तरह से आपको ध्यान देना है। भाज्य पहले पूछा है, तो भाज्य का है स्टूडेंट, शून्य। तो देखिए यहाँ भी शून्य, यहाँ भी शून्य, तो इन दोनों को कट करेंगे। अब देखिए भाज्य के बाद क्या पूछा है, भाजक। तो भाजक क्या है, 60। तो शून्य के बाद 60, यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों जगह है। अब देखिए क्या पूछा है, भागफल, ठीक है। तो यहाँ भी भागफल शून्य है, यहाँ भी भागफल शून्य है। शेषफल, शेषफल क्या आएगा, शून्य। तो यानी ये देखिए 0 60 0 0, तो ये आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है क्वेश्चंस। अभी अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग स्टूडेंट्स बढ़ते हैं और फिर देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब चौथा प्रश्न पढ़िए, ठीक है ना। चौथा प्रश्न क्या है, भिन्नों, ठीक है ना, 2/9, 5/8, 1/3, 1/4 का आरोही क्रम में। आरोही क्रम का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, जो इंग्लिश वाले बच्चे हो आप देख लो, आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा मतलब, असेंडिंग ऑर्डर। यानी हिंदी में बोला जाता है इसको, ये क्या बोला जाता है, बढ़ते क्रम। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, बढ़ते क्रम। और बढ़ते क्रम का मतलब छोटा से बड़े की तरफ, ठीक है ना, छोटा से बड़े की तरफ। इसी तरह से अगर स्टूडेंट्स आ जाए अवरोही, क्या है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है स्टूडेंट्स घटते क्रम, घटते क्रम। और घटते क्रम को इंग्लिश में क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर। आइए स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग ट्राई करते हैं कि क्या होगा यहाँ पे। क्लियर है, चलिए ये चीज समझ में आ गई होंगी स्टूडेंट्स। आइए काम करते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत लोग ये कार्य करते हैं स्टूडेंट्स कि इसको डायरेक्ट डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। बहुत लोग डेसिमल में कन्वर्जन करते हैं, और मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ इसमें डेसिमल में कन्वर्ट मत करिए। आप डायरेक्ट क्या करिए कि आप जो इसका एलसीएम निकालिए और वहाँ से काम करिए। जैसे देखिए 2/9, फिर 5/8, फिर 1/3, फिर 1/4, ठीक है ना। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन अगर आपका फास्ट है तो आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि 3 4 8 और 9 का आप निकाल लो एलसीएम। तो 3 1 4, फिर 8 और ये 3, फिर आप चाहो 3 से 1 4 और 8 और 1, फिर आप 4 से देखिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1, फिर ये भी आपका 1 है, और ये आपका 2, और ये आपका 1, फिर आप चाहो तो 2 से, है ना।
इस तरह से आप काम पढ़ सकते हो कि नहीं? यस। अब देखिए आपका एलसीएम यहाँ से क्या हो गया स्टूडेंट्स? एलसीएम आपका होगा 3 3 के 9, 9 चौके 36, 36 गुना के कितना होगा? 72। देखो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपके लिए किया ना, ये केवल आपके लिए मैंने करा। ये देखो मैं रहता तो ऐसे नहीं करता। देखो मैं क्या करता, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए मैं क्या करता। ये 1/3 को देखिए और 2/9 को देखिए, इन दोनों में 9 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 9 होगा, है कि नहीं? 9 होगा। अब देखिए 8 देखिए और 4 देखिए, 4 और 8 में एलसीएम क्या होगा स्टूडेंट्स? 8 होगा। अब देखिए तो इधर से एलसीएम आया 9, इधर से एलसीएम क्या आया? 8। अब 8 और 9 दो आ गए, तो दोनों क्या है? एक सम है और एक विषम है। तो जब सम और विषम रहे आप उस समय एलसीएम पूछे तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना स्टूडेंट्स? दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 9 कितना जाता है? 8 9 72। क्या होता है स्टूडेंट्स? 8 9 72। अब काम करिए, 9 8 72 और 8 गुना के स्टूडेंट्स 16। अब ध्यान से देखिए 8 9 72, 9 बचे 45। अब देखिए 3 से करेंगे तो कितना होगा? कितना होगा स्टूडेंट्स? 36 गुना के 72 होते हैं ना, तो 24 के 72 हो जाएगा, 24 गुना के 48, 24 के 72 24, ये हो जाएगा आपका 24। अब देखिए स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा? 18 चौक 72 होते हैं ना, 18 चौक 72, तो ये हो जाएगा आपका 18। अब देखिए वो बोला है कि आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन है स्टूडेंट्स? 16। सबसे छोटा कौन है स्टूडेंट? 16। तो 16 के सामने वाली भिन्न कौन है स्टूडेंट्स? 2/9। इससे बड़ा स्टूडेंट्स क्या है? 18। तो इसके सामने वाली भिन्न कौन सी स्टूडेंट्स? 1/4। फिर इसके बाद क्या है स्टूडेंट्स? 24। तो इसके सामने वाली भिन्न कौन सी स्टूडेंट्स? 1/3। और फिर क्या है? 5/8, मतलब ये देखिए 45। ये क्या हो जाएगा आपका? 5/8। अब आप देखिए इसमें है तो देखिए 2/9 एंड 1/4 नहीं, क्या है स्टूडेंट्स? ऑप्शन में गड़बड़ है क्या? देखिए स्टूडेंट्स थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन लिखने में, क्योंकि आप देख रहे हो कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है ना? तो डिजिटल बोर्ड नहीं, इस वजह से हम इस तरह से ये काम नहीं हम वो कर पा रहे हैं, ठीक है? लिखना पड़ रहा है तो लिखने में थोड़ी बहुत गलतियाँ हो सकती है स्टूडेंट, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि अगले बार से ऐसा ना हो। ये आपका 3 है स्टूडेंट्स। क्या है स्टूडेंट्स? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये आपका है 3, ये आपका है 3। तो अगर ये 3 है स्टूडेंट्स तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 3। और अगर ये 3 होगा तो देखिए 18 चौके कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 72। 18 चौके कितना हो जाएगा? 72 होगा कि नहीं? ठीक है ना? 18 चौके 72 हो जाएगा। अब आइए स्टूडेंट्स, अब देखिए सबसे छोटा 2/9, फिर इससे बड़ा कौन होगा? 1/3। इसको इरेज करते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा? 1/3। अब देखिए ये हो गया, ये हो गया, इससे बड़ा कौन है? 5/8, तो ये हो जाएगा 5/8। और इससे बड़ा कौन है? ये 3/4। अब ऑप्शन मैच करिए स्टूडेंट्स, तो देख पा रहे हैं 2/9, 1/3, 5/8 और 3/4, यानी ऑप्शन नंबर ए। ओके स्टूडेंट, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए स्टूडेंट्स, ठीक है ना, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो एलसीएम अगर आपको निकालने आता है ना तो तेजी से चल जाएंगे, दोस्तों सर डेसिमल में कन्वर्ट करते रह जाएंगे, है ना? तो डेसिमल में कन्वर्ट करने से बढ़िया ये भी आप अगर करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है स्टूडेंट्स? यदि 5 पेंसिल का मूल्य जो है 3 होल 3/4 है, यानी 3 सही 3/4 रुपए है, 5 पेंसिलों का मूल्य कितना है, तो 2 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा? ये तो स्टूडेंट्स आप बचपन से सीखते आ रहे हो, है कि नहीं? आप बचपन से ये सब चीजें सीखते आ रहे हो। देखिए 5 पेंसिलों का मूल्य जो है कितने हैं? 3 होल 3/4 है। तो आप देखिए इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 होल 3/4 को आप क्या लिखोगे? तो देखिए स्टूडेंट्स 4 3 12, 12 3 क्या होता है? 15, 15/4। देखो इसमें 4 3 12, 12 में 3 जोड़ोगे 15, 15/4, ठीक है? तो आप देखो 5 पेंसिल का मूल्य जो है अगर 15/4 है तो एक पेंसिल का मूल्य क्या होगा स्टूडेंट? 15/4, ठीक है? और ये आकर हो जाएगा आपका भागे में, और भागे में आकर क्या हो जाएगा? गुणे में, ठीक है स्टूडेंट्स? अरे भाई अगर चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है ना तो थोड़ा देखो, जैसे अगर मैं मान लो बोल रहा हूँ कि 5 कॉपी जो है, 5 कॉपी अगर 10 रुपये में मिलती है, 5 कॉपी 10 रुपये में, तो एक कॉपी कितने में मिलेगी? तो आप क्या कहते हो कि सर 10/5, ये नहीं बोलते हो 10/5, यानी जो ये है उसमें 5 से भाग देते हो, तो आपका क्या आ जाएगा? आपका क्या आ जाएगा? 2, क्या है? 2 रुपये, यानी एक कॉपी कितने में मिलती होगी? 2 रुपये में मिलती होगी।
यानी इससे आप यहाँ पे भाग दे रहे हो। सिमिलरली यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए, मैंने बोला 5 कॉपी का मूल्य जो है कितना है, 5 कॉपी का मूल्य जो है, कॉपी नहीं स्टूडेंट्स, पेंसिल है। 5 पेंसिल का मूल्य 15/4, तो एक पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो इसमें मैं किससे भाग दे दूंगा, 5 से भाग दे दूंगा। तो अगर मैं 5 से भाग दे दूंगा तो स्टूडेंट्स ये क्या होता है, आपने सीखा होगा, ये इसमें आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आइए हम आपको थोड़ा जल्दी से दिखाते हैं। अगर ये a/b है न्यूमरेटर में यानी अंश में, और ये क्या है स्टूडेंट्स, c/d हर में, तो देखिए ये वाला, देखो ये वाला आकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और ये वाला जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, और इस प्रकार क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, AD/BC बन जाता है। वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये 5 मतलब ये 5, देखो ध्यान से देखो, ये 4 जो है इस तरह से देखिए, इसको आप नीचे हम 1 मान सकते हैं। तो ये 4 जो है आकर इस 5 से मल्टीप्लाई होगा और ये 1 जाकर किससे मल्टीप्लाई होगा, 15 से। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 15/4 गुणा के 5। ठीक है, अब देखिए 5 एकम में 5 और ये कितना हो जाएगा, 5 के 15, यानी क्या आया, एक पेंसिल का दाम आया 3/4। एक पेंसिल का दाम आया 3/4। अगर एक पेंसिल जो है, ध्यान से देखिए, एक पेंसिल जो है, तो एक पेंसिल क्या है स्टूडेंट्स, एक पेंसिल का दाम क्या आया, 3/4 रुपए। हमको कितने चाहिए स्टूडेंट, 2 पेंसिल चाहिए। 2 पेंसिल, देखो पेंसिल को मैं लिख रहा हूँ बस 3 है ना, 2 पेंसिल बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 गुणा के 2, ये कितना हो जाएगा 2। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3/2। देखिए 3/2 रुपए है। देखिए ऑप्शन नंबर बी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट देखिए ये है आपका 6वां क्वेश्चन, और देखिए ये तो बहुत आसान है। मैं आपको बता दूं एक्चुअल में स्टूडेंट्स, रीट 2011 का जो प्रश्न आया था लेवल 1 का ना, वो बहुत ही आसान पेपर था, बहुत ही आसान पेपर था। ठीक है ना, जैसा मैं जब आपको प्रैक्टिस सेट जो भी करा रहा हूँ, आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन पेपर कितने आसान आए हुए हैं। ठीक है ना, तो आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड बोला है। सबसे बड़ी बात है कि आपको अभाज्य संख्या पता है कि नहीं, है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, अभाज्य संख्या पता है कि नहीं, लेकिन आपको मैं बता दूं, आप प्रवेश कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, चूंकि आप देख पा रहे हो इसको, अगर आप देखेंगे प्लेलिस्ट में जाकर, तो प्रवेश कोचिंग ने नंबर सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से कवर किया हुआ है। और वहाँ से अगर आप चाहो तो, अगर वहाँ के नंबर सिस्टम, चूँकि मैंने 14-15 वीडियोस वहाँ पे कवर कराए हुए हैं स्टूडेंट्स, अगर वहाँ पे जाकर अगर आप उसको नंबर सिस्टम को सही से कवर कर लेना, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए, अभाज्य संख्याएं क्या होती है क्या नहीं होती, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं स्टूडेंट्स। और अभी देखिएगा अगला जो क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स, वो अगला क्वेश्चन भी लगभग इसी तरह से होगा। ठीक है, तो वो सब चीज़ें मैंने जो है अपने ही इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैंने बहुत अच्छी तरीके से करा लिया है। तो अगर आप अपने अंदर और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाकर जो है अपना जो है नॉलेज को और इंक्रीज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो देखिए स्टूडेंट्स, अभाज्य संख्या का मतलब होता है, अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिसके कितने फैक्टर्स हों, ओनली 2 फैक्टर्स हों, ओनली 2 फैक्टर्स हों, ओनली 2 फैक्टर्स। जैसे फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, किसी नंबर में, देखो जैसे ये 18 है, ठीक है ना, तो 18 में जिन जिन संख्याओं का भाग चला जाता है, जैसे देखिए स्टूडेंट्स 1 का, 2 का, 3 का, 6 का, 9 का, 18, इन सभी संख्याओं को क्या चला जा रहा है, भाग चला जा रहा है किसमें, 18 में। तो ये सभी संख्याएं जो है 18 की क्या कहलाएंगी, ये सभी संख्याएं जो है 18 की फैक्टर्स कहलाएंगी। और 18 इन सभी संख्याओं का क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, 18 इन सभी संख्याओं का मल्टीपल्स कहलाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको फैक्टर्स समझ में आ गए होंगे। अब थोड़े ध्यान से देखिए, अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए स्टूडेंट्स, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर नंबर सिस्टम जो है इसी प्लेटफॉर्म पे जो है आप जाकर अध्ययन कर सकते हो। अभी देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिखा, अभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनके केवल कितने फैक्टर्स हों, 2 फैक्टर्स हों। तो देखिए 2 देखिए, 2 के कितने फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं आप देखिए ना 1 के कितने फैक्टर्स होंगे, 1 का केवल 1 ही फैक्टर होगा, तो ओनली 2 फैक्टर्स होने चाहिए, जबकि 1 के कितने फैक्टर्स हैं, 1 फैक्टर। तो एक जो है अभाज्य संख्या होगा क्या स्टूडेंट्स, नहीं होगा। 2 देखिए स्टूडेंट्स, तो 2 में 1 का भी भाग जाता है और 2 का भी भाग जाता है, तो 2 के कितने फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स, यानी 2 जो है आपका एक अभाज्य संख्या होगा। क्लियर है। उसी तरह से आप स्टूडेंट्स 3 को भी चेक करिए, 4 तो नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि इसमें आप देखिए 2 है, 2 से भी भाग जाएगा, 1 से भी भाग जाएगा और 4 से भी भाग जाएगा, तो इनके 3 फैक्टर हो गए। तो जिसके 3 या 3 से अधिक फैक्टर्स हो जाते हैं, तो वो अभाज्य नहीं होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, भाज्य हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी स्टूडेंट्स, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13। ओके, तो
देखिए 720 के अभाज्य गुणनखंड कुछ करने ही नहीं है स्टूडेंट्स। देखिए 2 से देंगे पहले, तो 2 से देंगे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 तिहाई 6, ठीक है ना, मतलब ये हो जाएगा आपका 60, 360, ठीक है। फिर 2 से देंगे स्टूडेंट्स तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 180। फिर 2 से देंगे स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 90। फिर 2 से देंगे स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 45। फिर 3 से देंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा 15। फिर 3 से देंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा 5, और फिर 5 से देंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए हम 720 को क्या लिख सकते हैं, 720 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने 2, 3, 4 गुणे 4 2 है, हाँ। फिर 3 कितने हैं, गुणा 3 गुणा 3 और गुणे क्या हो जाएगा 5। इस तरह का ऑप्शन देखिए स्टूडेंट्स, 4 2 किसमें दिखाई दे रहा है, 4 2 इसमें, 2 3 दिखाई दे रहा है और 1 5, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, निम्न में कौन सा कथन सही है, इसमें से कौन सा कथन सही है। देख क्या लिखा है स्टूडेंट्स, एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, ये लिखा है। फिर लिखा है एक अभाज्य संख्या है, फिर लिखा है एक संयुक्त संख्या है और 2 अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया और अभी मैं बता भी दे रहा हूँ, अदरवाइज अगर आप चाहो मैं कह रहा हूँ कि इसी प्लेटफॉर्म पे नंबर सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से कवर किया गया है। अगर आप वहाँ पे कवर करें तो शायद आप और ज़्यादा इस चीज़ें जो है अपना बिल्डअप कर पाओगे और अपने आप में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर पाओगे। फिर भी स्टूडेंट्स चलिए आइए हम आपको बताते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया जी, ऐसी संख्याएं जिसके कितने फैक्टर्स हों, ओनली 2 फैक्टर्स हों, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर्स हों, केवल 2, न 2 से कम न 2 से ज़्यादा। तभी देखो स्टूडेंट्स 1 के कितने फैक्टर्स हैं, 1 के कितने फैक्टर्स हैं, केवल 1 फैक्टर है। 1 के कितने फैक्टर्स हैं, केवल 1 फैक्टर है। तो क्या ये जो है अभाज्य संख्या होगा क्या, अभाज्य संख्या होगा क्या, ये मैं बता रहा हूँ आपको। अभाज्य संख्या स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अभाज्य संख्या होने के लिए कितने फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स, जबकि एक के पास कितने फैक्टर्स हैं, केवल 1 फैक्टर्स। आइए 2 को देख लेते हैं, 2 के पास देखें स्टूडेंट्स 2 में 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है कि नहीं, और किसी से जाता है क्या, नहीं, और किसी से नहीं जाता है। यानी 2 के कितने फैक्टर्स हैं, केवल 2 फैक्टर्स हैं। 3 के कितने फैक्टर्स होंगे, केवल 2 फैक्टर्स होंगे, 1 और 3। तो ये लोग क्या कहलाएंगे, ये लोग कहलाएंगे अभाज्य संख्याएं। इसके अपोजिट आ जाइए स्टूडेंट्स, अपोजिट आ जाइए, क्या होता है, भाज्य संख्याएं। स्टूडेंट्स आप याद रखिए भाज्य संख्याओं को ही बोला जाता है संयुक्त संख्या, भाज्य संख्याओं को क्या बोला जाता है, संयुक्त संख्या, और इन्हें एक और नाम दिया गया है यौगिक संख्या। क्या नाम दिया गया है, यौगिक संख्या। देखिए स्टूडेंट्स कभी कभार कथन में ऐसे भी पूछ लिया जाता है संयुक्त संख्याएं निम्न में से किसे कहते हैं, और फिर आपको कई ऑप्शन दे देगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो संयुक्त संख्या हो, यौगिक संख्या हो, भाज्य संख्या हो, ये सभी एक ही चिड़िया का नाम है। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनके 3 आर मोर देन 3, मतलब 3 या 3 से अधिक फैक्टर्स हों। जैसे पहले तो ये देखिए स्टूडेंट्स, एक के कितने फैक्टर्स हैं, एक के केवल एक ही फैक्टर है। तो देखो ये प्राइम हुआ क्या, अभाज्य अभाज्य संख्या हुआ क्या ना। अब देखिए भाज्य यानी संयुक्त होने के लिए कितने चाहिए, 3 या 3 से अधिक होने चाहिए। तो 1 का कितना होगा, एक तो एक ही है ना, 3 तो होगा नहीं, तो 1 जो है आपका संयुक्त संख्या भी नहीं होगा, है कि नहीं, यानी भाज्य संख्या भी नहीं होगा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स एक अभाज्य संख्या है यहाँ पे लिखा है, जबकि अभी हम लोग देख रहे हैं एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको तुरंत कट करेंगे। अब देखिए क्या लिखा है, एक संयुक्त संख्या है, जबकि अभी हम लोगों ने देखा कि एक संयुक्त संख्या नहीं है। ये भी देखिए अभी क्या लिखा है, 2 अभाज्य संख्या नहीं है, जबकि हम लोग क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, 2 अभाज्य संख्या है। तो बताइए यह भी इसमें गलत का है, तो बचा क्या, एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभी में हमने बताया कि एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसमें करेक्ट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ बता दूं। देखिए चूँकि हमारे पास 5 डेज है, ठीक है ना, और इन 5 डेज में स्टूडेंट्स हमको स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है, हमको स्मार्ट स्टडी करनी है।
अगर आप स्मार्ट स्टडी नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत में हो जाओगे। अब स्मार्ट स्टडी करने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? स्मार्ट स्टडी करने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हम उन चीज़ों पे क्वेश्चंस, मतलब उन क्वेश्चंस को न करें, अर्थात उन चीज़ों पे टाइम अपना वेस्ट न करें जो चीज़ें हमें बहुत अच्छी तरीके से आती हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि आपको जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें कुछ क्वेश्चन आपको आ ही नहीं, तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप फिर भी जो है पूरा आराम से आप वीडियो देखें, नहीं, आप जल्दी जल्दी जो है उसको भगा कर भी आप कवर करिए, ठीक है ना, क्योंकि इस समय हमको स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है। और जैसे अभी देखिए मैं ऐसा क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूँ कि 2011 के रेट परीक्षा में जो लेवल 1 का है उसमें पूछा है कि 2 संख्याएं दे दी हैं, फिर उनका पूछा है लॉसर क्या होगा, तो आप नहीं निकाल लोगे, ये बताने की ज़रूरत है नहीं, मॉइस्चर क्या होगा आप कर ही ले जाओगे, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। अगर हम उन्हीं सब चीज़ों को कर रहे हैं कि हम मेरा प्रैक्टिस हो रहा है, नहीं, प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, ठीक है ना, वो स्मार्ट स्टडी नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। हम कोशिश करेंगे ऐसे क्वेश्चंस लाना आपके सामने, ये जो भी प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे जो है आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर पाओ और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर पाओ। उस तरह के क्वेश्चन जो भी रहेंगे, लॉजिकल मोशन निकालना हो तो आप कर ही ले जाओगे स्टूडेंट्स, है कि नहीं, या छोटे बहुत उस तरह के क्वेश्चन रहेंगे तो आप कर ही ले जाओगे, ये मेरा मानना है, ठीक है ना, बहुत लो लेवल के। लेकिन जहाँ भी थोड़ा सा लॉजिकल होगा स्टूडेंट्स, मैं ज़रूर आपको जो है कंसेप्ट भी दूंगा और बढ़िया से उसको टीच भी करूँगा। देखिए स्टूडेंट्स क्या है, एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति 8 घंटे रोज काम करके 3 दिन में करते हैं, तो एक व्यक्ति 4 घंटे रोज काम करके उस काम को कितने दिनों में करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, एक प्रचार आता था बहुत पहले, पता नहीं इस समय भी आई थिंक आ रहा है, MDH है कि नहीं, असली मसाले सच सच MDH ऐसे करके आता था ना बहुत पहले मसाला। वो देखो हम लोग को एक फार्मूला देकर गया इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग को एक फार्मूला देकर गया, क्या MDH ऐसा आता था ना प्रचार में, MDH। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है, M को M1 यहाँ D1 यहाँ H1 बराबर, इसको मानेंगे M2 D2 एंड H2। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए पहली बार में देखिए 5 व्यक्ति यानी M1 बराबर कितने हैं, M1 बराबर 5 है। फिर देखिए स्टूडेंट्स 8 घंटे, तो पहले दिन देखिए कितने स्टूडेंट्स हैं, तो दिन जो है यानी D1 बराबर आपके हैं 3 दिन, और H1 आपके कितने स्टूडेंट्स, तो आपके H1 जो है आपके 8 घंटे हैं। अब देखिए M2 आपके कितने स्टूडेंट्स, 1, फिर आपका D2 नहीं दिया है, D2 पूछा है, और आपका H2, तो H2 आपका क्या है स्टूडेंट्स, H2 आपके 4 आवर्स हैं। इन्हीं को इसमें आप रखिए स्टूडेंट्स, तो देखिए मैं रख रहा हूँ 5 गुणा 3 गुणा 8 इक्वल टू क्या है 1 गुणा D2 इंटू H2 क्या है स्टूडेंट्स 4 है, ठीक है ना, ये 1 गुणा D2 इंटू 4। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स 5 गुणा 3 गुणा 8, ये 4 इधर चला आएगा इधर, और ये हो जाएगा D2। अब देखिए 4 से 4 गुना के 8, अब देखिए 5 से 15, 15 गुना के 30, और ये हो जाएगा D2। यानी ये अकेले अगर काम करेगा, अकेले काम करेगा, गड़बड़ हो गया क्या स्टूडेंट्स कहीं? अच्छा ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये D2 क्या आया 30 डेज। मैं इधर देखने लगा स्टूडेंट्स, मैं तो इधर देख ही नहीं रहा था, है ना, मैं इधर देख रहा था, ऑप्शन नंबर हमको लगा कि यहाँ से यहाँ कर दिया। तो देखिए यानी एक व्यक्ति अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, 30 दिनों में करेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जब काम, मतलब देखिए कुछ लोग दिए रहे हैं, फिर ये घंटा दिया है और दिन दिया है, ठीक है ना, तो आपको सबसे अच्छा तरीका है भाई MDH मसाला वाला आप याद रखिएगा, आपको बहुत आसान होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, देखिए ये आपका 9 वाला प्रश्न है और ये आपका एवरेज से प्रश्न है। देखिए बोला गया है कि एक परीक्षा में 4 विषयों में प्राप्त कुल अंक, यानी एक परीक्षा है जिसमें 4 विषय हैं और उन 4 विषयों का जो अंक है, कुल अंक वो 200 है। कितना है स्टूडेंट? 200 है। यदि 3 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 48 है तो चौथे विषय में प्राप्त अंक होगा। ठीक है स्टूडेंट? अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए A और B है, ठीक है ना, A और B है, इनके आयु का औसत, तो देखो 2 लोगों के आयु का औसत क्या होता है, इस तरह से ना निकलता है। 2 लोग, कितने लोग हैं, इस तरह से ना आयु का औसत ये निकलता है। और
मान लेते हैं वो 15 है, दो लोग ए और बी हैं, उनके आयु का जो औसत है वो 15 है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि उन दोनों की आयु का योग क्या है, उन दोनों की आयु का योग क्या है, तो आप कहोगे सर ए प्लस बी और ये 2 इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 30, यानी उन दोनों की आयु का योग क्या है 30। औसत कितना है 15, औसत तो इस तरह से निकालते हो, है ना, औसत तो आप इस तरह से निकालते हो। ठीक उसी तरह से यहाँ पे आइए स्टूडेंट्स, हम लोग काम करते हैं। देखिए क्या बोला है, क्या बोला है, 3 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत, 3 विषय मान लीजिए, इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स, इन तीनों विषयों में प्राप्त अंकों का जो औसत है, औसत इसी तरह से निकलता है, आप तो जानते हो स्टूडेंट क्या है 48 है, 48 है, ठीक है ना। तो आप हमको ये बताइए 3 विषयों में जो अंक प्राप्त किया है उनका योग क्या होगा। ये तो औसत 48 है ना, लेकिन 3 विषयों में जो कुल अंक प्राप्त किया है वो कितना होगा स्टूडेंट्स, 3 विषयों में जो कुल अंक प्राप्त किया है वो हो जाएगा E प्लस एच प्लस एम बराबर कितना हो जाएगा 48 गुणा के 3, 48 गुणा के 3 कितना होगा, 3 बटे 24 को 4, 3 चौके 12 2 14, 144, यानी 3 विषयों का योग कितना है 144, और 4 विषयों का योग कितना है स्टूडेंट्स, देखो दे रखा है 4 विषयों का दे रखा है 200 और 3 विषयों का दे दिया स्टूडेंट्स 144। एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 बटे 24 को 4, 3 चौके 12 2, हाँ तो आप देखिए 200 और ये कितना हो गया 44, तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, आई थिंक आपका 56 होगा, ठीक है ना, 56 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी जो लास्ट मतलब जो चौथा विषय है, चौथे विषय में कितना अंक प्राप्त किया होगा उसने 56, ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब है आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये आज का स्टूडेंट्स ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए आइए, देखो वर्ग के चारों अंतःकोण का योग होता है। अब आपको सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको क्यों लेकर आ गए, जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि सर स्मार्ट स्टडी हमको करनी है 5 डेज में, बात सही है, सही है, लेकिन क्यों लेकर आए स्टूडेंट्स, इसके पीछे लॉजिक है। आइए क्या देखें, वर्ग क्या होता है, वर्ग एक प्रकार का चतुर्भुज होता है, क्वाड्रिलेटरल वर्ग क्या होता है, एक प्रकार का चतुर्भुज होता है ना। और चतुर्भुज, ये जो चतुर्भुज है स्टूडेंट्स, ये जो चतुर्भुज है, ठीक है, ये जो आपका चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज के याद रखिए, मैं यहाँ पे आपको 3-4 पॉइंट्स देने वाला हूँ स्टूडेंट। देखिए पहला, चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज हो, ठीक है ना, चतुर्भुज चाहे वर्ग हो, चाहे रोम्बस हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है स्टूडेंट्स 360 डिग्री होता है। देखें चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग क्या होता है स्टूडेंट 360 डिग्री होता है, और चूंकि वर्ग एक चतुर्भुज है इस वजह से अंतःकोणों का योग क्या होगा 360 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका बी तो यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है स्टूडेंट्स। लेकिन आइए अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछते कि देखो मैं लिख रहा हूँ चतुर्भुज, ठीक है, चलो मैं लिख रहा हूँ चतुर्भुज के चारों बाय एक्सटर्नल एंगल, बाय कोणों का योग। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे स्टूडेंट्स कि चतुर्भुज के चारों बाह्य कोणों का योग क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कितने स्टूडेंट 360 डिग्री। अंतः पूछेगा तभी कितना होगा 360, बाह्य होगा तभी कितना होगा स्टूडेंट 360। अब देखिए क्वेश्चन, अब कहाँ से क्वेश्चन किए जा सकते हैं, ठीक है। अब थोड़े ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, एक मिनट चलिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये सब चीजें समझ में आ गई स्टूडेंट्स, ये इरेज करने वाला नहीं मिला था स्टूडेंट, इसी वजह से रुकना पड़ गया। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखिए अब क्या पूछता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स, ये नोट पॉइंट में रख लीजिएगा स्टूडेंट्स इसको। त्रिभुज के अंतः
कोणों का योग। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं भाई? 3 कोण होते हैं ना, 3 कोण। तो त्रिभुज के अंतः कोण का योग कितना होता है स्टूडेंट? 180 डिग्री। तो आप होंगे सर ये तो बहुत आसान था, लेकिन ये थोड़ा सा लेवल वाला है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने क्यों ये लिखाने का प्रयास किया? क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पर, मतलब एक ही जगह जो है आपको चीजें मिल जाए सब चीज। अब देखिए अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए, क्या आ जाए स्टूडेंट्स? त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, तो देखिए त्रिभुज के अंतर कोणों का योग 180, लेकिन त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग जब स्टूडेंट्स पूछे ना, तो ये क्या हो जाता है? 360 डिग्री। जबकि देखिए चतुर्भुज में क्या होता था स्टूडेंट? चतुर्भुज में होता था चतुर्भुज के अंतर कोणों का योग 360, बाह्य कोणों का योग 360, लेकिन त्रिभुज में क्या होता है स्टूडेंट्स? त्रिभुज में त्रिभुज के अंतर कोणों का योग होता है 180 डिग्री, जबकि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है स्टूडेंट्स? 360 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए स्टूडेंट्स बस इतना है। केवल मैंने 10 प्रश्न लिए हैं 2011 का रेट परीक्षा का जो लेवल 1 पेपर है उसी में से। और चूंकि मैंने आपको जैसा कि शुरू में बताया स्टूडेंट्स, तबीयत आज ख़राब होने की वजह से, ठीक है, मैंने आज केवल 10 क्वेश्चंस लिए हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपके सामने केवल इसी वजह से आ पाया, ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में जो है आपसे वादा किया था कि आऊँगा आपके सामने और 5 दिन आपके साथ किसी भी हालत में रहें, आपके साथ 5 दिन काम करने ही है स्टूडेंट्स। क्योंकि अगर हमारे 5 दिन करने से आपके लेवल में थोड़ा सा और ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जा रहा है, तो वो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। और आप जो है अपना कमेंट करते रहिए स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, कैसे नहीं लग रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही।